हेलो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये दोस्तों चैप्टर शुरू कर चुके हैं और ये आज पार्ट 2 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज आप पहले जाके पार्ट 1 को देखें। उसमें दोस्तों हम लोगों ने कंप्लीटली डिटेल्स में पढ़ा है, बहुत मजे के साथ पढ़ा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं पहले एक्सप्लेनेशन को करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डाला हुआ, उसका वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और पार्ट 1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से या फिर प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए पार्ट 1। उसमें हम लोग जो है बहुत मजे के साथ पढ़े हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या है, इसकी खोज कैसे हुई, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को कैसे जानकारी मिली, उसका स्रोत क्या था जानकारी मिलने का। फिर हम लोग उसमें पढ़े तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये 2600 से लेकर के 1900 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बहुत लोग इसको गलत गलत पढ़ते हैं, लेकिन एनसीईआरटी अगर गलत है तो भी सही है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में अगर गलत दिया हुआ है तो भी आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों हम लोग अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें पढ़े थे निर्वाह के तरीके, यानी कि लोग जो है जीवन कैसे वहां पर गुजारते थे, किस तरीके से हम लोगों को पता चला था। ठीक है, तो हम लोग मजे के साथ बहुत मजे के साथ पढ़े पार्ट 1 को, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज आप पार्ट 1 को जाकर के देखें, जिससे क्या होगा कि आपको पार्ट 2 में और मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं सेल उत्पादन के विषय में जानकारी। देखिए ये भी टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर इसको लोग जो है स्किप कर देते हैं। सिल्क उत्पादन के विषय में जानकारी इसको लोग स्किप कर देते हैं। मैं आपको इसको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। उसके बाद जो आज का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका, यहां पर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि नीचे में। ठीक है, मोहरे लिपि तथा पाठ, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। मोहरे लिपि तथा पाठ, इन्हीं से हम लोगों को पता चला था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसी को आज इस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कहां से दोस्तों, शुरू करने वाले हैं सिल्क उत्पादन के विषय में जानकारी। आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा, ये है पार्ट 2 हिस्ट्री क्लास 12 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिल्क उत्पादन जिसको हम लोग बोलते हैं शिल्पा प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं शिल्प प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, शिल्पा प्रोडक्शन जैसे भी पढ़े। ठीक है, तो सिल्क उत्पादन सबसे पहले होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए शिल्प उत्पादन का अर्थ होता है, यानी कि शिल्प का अर्थ है हस्तकला या दस्तकारी। इसी तरह से उत्पाद का अर्थ वैसा उत्पाद जिसमें हस्तकला अर्थात हाथ से जीवन उपयोगी वस्तु का निर्माण अर्थात उत्पादन किया जाता है, उसे शिल्प उत्पादन कहते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो हाथ से जो हम लोग वस्तु यानी कि पहले के जमाने में लोग बनाते थे वो उसको कौन सा उत्पादन में जोड़ा जाता था, शिल्प उत्पादन में। ठीक है, 125 हेक्टेयर क्षेत्र में जो मोहनजोदड़ो फैला हुआ था, मोहनजोदड़ो सबसे फेमस शहर था किसका, हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, इस पार्ट 1 में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, तो 125 हेक्टेयर क्षेत्र में मोहनजोदड़ो जो है वो फैला हुआ था और इसी के अंदर एक बस्ती था जो कि मात्र 7 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला था और यही 7 हेक्टेयर क्षेत्र में जो फैला हुआ क्षेत्र था उसी में ये सिल्क उत्पादन होती थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 125 हेक्टेयर क्षेत्र में मोहनजोदड़ो फैला था और इसी के अंदर 7 हेक्टेयर सिर्फ 7 हेक्टेयर क्षेत्र में सिल्क उत्पादन फैला हुआ था। अब देखिए सिल्क उत्पादन में क्या क्या होता है। मनके, जिसको मनके मतलब ये वर्ड जो है बार बार आपका आने वाला है, इसलिए प्लीज आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, मनके को। ठीक है, तो सिल्क उत्पादन में मनके, माला, मोती। मनके मतलब क्या होता है, माला और मोती। शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर तथा बाट का निर्माण किया जाता था। यानी कि जो हाथ से लोग बनाते थे उसमें माला बनाते थे, मोती बनाते थे जिसको हम लोग मनके बोलते हैं, शंख की कटाई ये सब बनाते थे, या फिर धातु कर्म बनाते थे, मोहर, इन सभी चीजों का जो है निर्माण किया जाता था सिल्क उत्पादन में। ठीक है, मनके बनाने के लिए कॉर्नेलियन यानी कि सुंदर लाल रंग का, कॉर्नेलियन का मतलब क्या हुआ, सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं इत्यादि का उपयोग करते थे। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मनके का आकार चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित होता था। तो मनके का जो आकार है वो चक्राकार भी होता था, बेलनाकार भी होता था, गोलाकार भी होता था और ढोलाकार तथा खंडित होता था। ठीक है, सेलखड़ी एक प्रकार का मुलायम पत्थर है, सेलखड़ी जिससे कि मोहर बनाया जाता था वो एक प्रकार का मुलायम पत्थर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जो मोहर जो है किससे बनाया गया, सेलखड़ी से। हम लोगों ने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा उसको जाके आप जरूर देखें। देखिए कॉर्नेलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। यानी कि कॉर्नेलियन का जो लाल रंग है वो पीले रंग के कच्चे माल में, ठीक है, लाल रंग जो है वो पीले रंग के कच्चे माल में तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। ठीक है, अब देखिए चंद्रहुद्रो जो है वो लोथल और हाल ही धोलावीरा से छेद करने की विशेष उपकरण मिले हैं। चंद्रहुद्रो हो गया और एक लोथल, लोथल कहां पर है, गुजरात में। ये चीज को ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका। लोथल जो है वो कहां पर स्थित है, गुजरात में। और चंद्रहुद्रो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा, धोलावीरा ये भी जो है आपका गुजरात में ही है। ठीक है, लोथल भी और धोलावीरा भी, ये दोनों कहां पर है, गुजरात में है। तो हाल ही में धोलावीरा से छेद करने की एक विशेष उपकरण भी मिला है।
कहां से? चंद्रहुदरो से, लोथल से और धोलावीरा से। अब देखिए नागेश्वर तथा बालाकोट दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है, जो कि शंख से बनी वस्तुओं, चूड़ियों, करछियां, पिचकारी इत्यादि वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र था। तो एक नागेश्वर और एक बालाकोट दोनों बस्तियां था जो कि समुद्र तट के बहुत नजदीक था। ठीक है, वहां पर क्या क्या बनता है? तो वहां पर शंख से बनी वस्तु, चूड़ियां, करछियां, पिचकारी इत्यादि वस्तुओं का जो है वो केंद्र था। कौन? नागेश्वर और बालाकोट। अब देखिए चंद्रहुदरो और लोथल जैसे तैयार माल मतलब क्या होगा? जैसे कि मन के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़ी शहरों केंद्रों तक लाया जाता था। और चंद्रहुदरो और लोथल में जो कि तैयार माल होता था, जो कि तैयार किया जाता था, प्रोडक्शन होता था, उत्पादन होता था, उसको जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में लेके मतलब कि लाया जाता था। ठीक है, अब देखिए शिल्प उत्पादनों केंद्रों की पहचान, यानी कि ये जो शिल्प उत्पादन होती थी उसके बारे में हम लोगों को जानकारी कैसे मिली, कैसे हम लोग पहचान पाए, इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको जो पढ़ाई जाती है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे पढ़ाई जाती है। अगर आप कोई भी बोर्ड से हैं, अगर वहां पर एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी को अगर फॉलो किया जाता है तो प्लीज आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं किया जाता है तो आप अपना सिलेबस को देख करके उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीटली एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को लिया जाता है। आपको ये नोट्स जो है वो कहीं पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब में आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, वहां पर पॉइंट को छोड़ छोड़ के पढ़ाता है। यहाँ पर आपका सभी पॉइंट को कवर किया जाता है, कोई भी पॉइंट को नहीं छोड़ा जाता है, आप लोग अगर मिलाएंगे एनसीईआरटी बुक से तो। ठीक है, अब देखिए शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान करने के लिए पुरातत्विक परस्तर पिंड तथा तांबा एस्क जैसा कच्चा माल, औजार तथा कूड़ा करकट को केंद्रित करते हैं। यानी कि जो शिल्प उत्पादन का जो हम लोगों को मतलब कि जानकारी मिला वो कैसे मिला? तो हम लोग जो है पिंड हो गया, तांबा एस्क हो गया, कच्चा माल हो गया, औजार हो गया और कूड़ा करकट हो गया, ये लोगों को केंद्रित किए, जमा किए। उसके बाद कूड़ा करकट जो है वो शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतों में से एक है। यानी कि ये जो कूड़ा करकट है, ठीक है, वो हम लोगों को शिल्प के बारे में जो जानकारी दी, सबसे बड़ा संकेत है ये कूड़ा करकट। और इनमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े सम्मिलित थे जो कि शिल्प उत्पादन को संकेतित करता है। मतलब कूड़ा करकट में जो है छोटे छोटे पत्थर का टुकड़ा मिला हुआ था, जो हमको बताता है कि यहाँ पर सही में शिल्प उत्पादन होता था। ठीक है, और ये टुकड़े इस ओर भी संकेत करते थे कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो भी शिल्प का उत्पादन कार्य होता था। और ये टुकड़े ये भी संकेत करता था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। ये संकेत हम लोगों को ये भी बताते हैं। ठीक है, अब देखिए माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां, यानी कि माल प्राप्त करने की संबंधी नीतियां क्या है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार की कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसी मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल को सिंधु तथा इसकी उप नदियों को बगल में नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे मिट्टी हो गया, स्थानीय स्तर हो गया, ये सभी चीज उपलब्ध था। ठीक है, और पत्थर, लकड़ी, धातु बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। और शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल को जो है वो सिंधु और इसकी उपनदी, यानी कि सिंधु के बगल का जो नदी था उसी से हम लोगों को, उसी के मार्गों से, उसी रास्तों से हम लोगों को लाना पड़ता था। ठीक है, तटीय मार्गों से भी प्रयोग किया जाता था। तटीय मार्गों का भी मतलब क्या कि जो उसके बगल का जो रास्ता था उसका भी प्रयोग किया जाता था शिल्प उत्पादन के कच्चा माल लाने के लिए। ठीक है, अब देखिए उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसका बिजनेस जो है, हड़प्पा सभ्यता का जो बिजनेस है वो बहुत अलग अलग कंट्री से चलता था, चीन को छोड़ करके। किसको छोड़ करके? चीन को छोड़ करके। चीन के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। तो यहाँ पर अब वही आया कि जो वो संबंध होता था किस प्रकार होता था, उसी को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि उपमहाद्वीप और उसके आगे से भी आने वाला जो माल था वो कैसे कैसे होता था। देखिए हड़प्पावासी उत्पादन के कच्चा माल के लिए कई तरीके अपनाए। ठीक है, हड़प्पावासी जो है वो उत्पादन के कच्चा माल, यानी कि उत्पादन के लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती है उसको अपनाने के लिए कई तरीके अपनाए। जैसे कि नागेश्वर तथा बालाकोट में शंख आसानी से उपलब्ध था। नागेश्वर और बालाकोट बस्ती में जो है शंख जो है वो आसानी से, यानी कि बहुत इजीली मिल जाता था, और वहां पर बस्तियां स्थापित की। फिर उसने क्या किया, वहां पर बस्तियां स्थापित की क्योंकि वहां पर शंख आसानी से उपलब्ध था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अन्य नीति थी राजस्थान की क्षेत्रीय अंचल, यानी कि तांबे के लिए तथा साउथ इंडिया जो कि सोना के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजे। और उसने अभियान शुरू कर दिया राजस्थान की क्षेत्रीय अंचल में तांबे के लिए और साउथ इंडिया में सोना के लिए, वहां पर जो है उसने अभियान शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कच्चा माल की जो है आवश्यकता, यानी कि कच्चा माल को, यानी कि उत्पादन के लिए जो कच्चा माल की आवश्यकता होती थी उसको वो लोग उस तरीके से प्राप्त करते थे। क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातात्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया। तो क्षेत्रीय क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्विदों ने गणेश्वर जोधपुरा और संस्कृति का नाम दिया। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया।
अब यहाँ पर बात करते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, उसके बाद फिर जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका मोहरे लिपि तथा पाठ ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यहाँ से ध्यान से देखना पड़ेगा। वैसे ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को उसको भी देखना पड़ता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये आपका पॉइंट दिया हुआ है। देखिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क क्या है, इसको अभी समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो हाल ही में हुई पुरातात्विक खोज यह संकेत देती है कि संभवतः तांबा हो गया वो कहां से मिलता था, अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया था। यानी कि अरब प्रायद्वीप के जो दक्षिणी पश्चिमी छोर पर एक देश है जिसका नाम है ओमान, वहीं से लाया गया था। क्या लाया गया था, ये तांबा। ठीक है, तो हाल ही में ये चीज का हम लोगों को पता चला है। और रासायनिक विश्लेषण यह दर्शाते हैं कि ओमानी जो थे यानी कि ओमान के जो लोग थे, ओमानी तांबे जो थे, ओमान का जो तांबा था यानी कि ओमान से जो तांबा लाया जाता था, तो ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकेल के अंश मिले हैं जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करता है। और हाल ही में ये चीज का पता चला है कि ओमान में जो तांबा है और जो हड़प्पाई पुरावस्तु यानी कि जो हम लोगों को खोज करके मिला है, उन दोनों में निकेल का जो अंश है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए हम लोग इस तरह का संकेत जो है मिलता है कि उसका जो संबंध है वो ओमान से भी था उस समय। ठीक है, अभी भी देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूर्ण जानकारी तो कभी नहीं मिलेगी, ये बात तय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मिलती रहेगी, लेकिन पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि कई हजार साल पहले वाली सभ्यता है, कैसे मिलेगा। ठीक है, अब देखिए हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी ओमानी स्थलों से मिला है, पर यह नहीं पता कि इसमें क्या रखा जाता था। ठीक है, तो एक हड़प्पाई मर्तबान, गांव के लोग जो होंगे उसको पता होगा मर्तबान क्या होता है, उसमें चीनी वगैरह लोग रखते हैं या फिर दाल वगैरह रखते हैं मर्तबान, या फिर उसको बोल सकते हैं डब्बा। ठीक है, प्लास्टिक वाला डब्बा जो होता है उसको मर्तबान भी बोलते हैं, और उसको चॉकलेट वगैरह जो जिसमें रखा जाता है दुकानदार अक्सर बेचते हैं इसको। ठीक है, तो हड़प्पाई मर्तबान जो है जिसके ऊपर काली मिट्टी की बहुत मोटी परत चढ़ाई गई थी, वही ये ओमानी स्थलों से मिला है, और यह नहीं पता कि इसमें क्या रखा जाता था, लेकिन ये चीज नहीं पता। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको वीवीआई कर दीजिए। क्या है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो कि संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के लेखों में मगान क्या है, मगान जो कि संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था। मेसोपोटामिया के बारे में आपको पूछा गया है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकेल के अंश मिले हैं, यानी कि मेसोपोटामिया के स्थलों में भी तांबे का अंश मिला है, तांबे में निकेल का जो है अंश मिला है। और मेसोपोटामिया के लेखों में जो मगान है उसको हम लोग ओमान के लिए प्रयुक्त नाम यूज करते थे। ठीक है, मगान। ठीक है, अब लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरें, बाट, पासे तथा मनके शामिल है। मनके मतलब माला हो गया, हार हो गया, पासे मतलब पासा जो हो जाता, बाट मतलब वेट यानी कि वजन। ठीक है, तो लंबी दूरी संपर्कों के लिए, लंबी दूरी का कांटेक्ट के लिए और संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोज क्या क्या है, एक तो हड़प्पाई मुहर है, एक बाट है और एक पास है और एक है। अब ये हड़प्पाई मुहर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मुहर था जिसके कारण जो है वो लोग बिजनेस कर पाते थे बहुत दूर दूर तक। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से मुहर वाला चैप्टर मतलब कि इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई क्या बताते हैं कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। ये आपका एनसीईआरटी में ये पॉइंट लिखा हुआ है, यानी कि मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामियाई क्या लिखा हुआ, मेसोपोटामियाई मतलब कि मेसोपोटामिया के जो लोग थे उसको क्या बोला जाता था, मेसोपोटामियाई। ये क्या बताते हैं मेलुहा के विषय में कि तुम्हारी पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दी। तो ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा गया था, ये कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा जा चुका है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वीवीआई देखिए यहाँ पर, मेसोपोटामिया के जो लेख हैं, मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेसोपोटामिया के जो लेक मेलुहा है उसको क्या कहा जाता है, नाविकों का देश। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके अतिरिक्त मोहरों पर जहाज तथा नावों का भी चित्रांकन पाया गया। और मोहर जो था, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कुछ ऐसा लिपि, कुछ ऐसा भाषा का प्रयोग किया गया था जो कि अभी तक नहीं समझ पाया है, कुछ जानवरों का भी वहां पर प्रयोग किया गया था मोहर पर। अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई मोहर पर जो है जहाज भी और नाव का भी चित्रांकन पाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं मोहरे, लिपि तथा बाट। मैंने डबल स्टार लगा दिया है ताकि आप लोगों को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे, लगाना पड़ता है तभी आप लोग जो है इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से देखेंगे। अब देखिए मोहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग जो है वो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक यानी कि आसानी बनाने के लिए होता था। मुद्रांक से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया भाई मोहर और मुद्रांकन का जो प्रयोग है, अभी जैसे पासपोर्ट चलता है तो उस समय ये सब चीज नहीं था, उस समय मोहर था और मुद्रांकन था। इसका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कोों को सुविधाजनक यानी कि आसानी से तय करने के लिए किया जाता था, और मुद्रांक जो है वो मुद्रांक से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। अब देखिए एक रहस्यमय लिपि क्या है, इसको समझते हैं। देखिए
सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, बट आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आर्ट्स की कॉम्पिटिटिव तैयारी कराई जाती है, ठीक है। और एक बार वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, जो भी आपके दोस्त साथी हैं, एक बार प्लीज अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, जहां भी हो शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है। या फिर वीडियो एंड होने के बाद शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो कि संभवतः मालिक के नाम और पदवी को दर्शाता है। मतलब एक रहस्यमय लिपि, यानी कि वो मोहर पर एक लिपि है जहां पर एक पंक्ति लिखा हुआ है जो कि क्या दर्शाता है, या तो मालिक का नाम दर्शाता है और वो पदवी यानी कि कौन सा पद पर है वो दर्शाता था। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र जो है वो अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। मतलब विद्वानों का यह मानना है, यह सुझाव दिया है कि इन पर जो चित्र बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो अनपढ़ लोग थे, जो कम पढ़े लिखे थे, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उसको ये चीज का अर्थ पता चले, इसके बारे में पता चले, इसीलिए जो है इस पर चित्र वगैरह ये चीज दिया गया है, ठीक है। यानी कि अनपढ़ लोगों को सांकेतिक यानी कि संकेत के बारे में, चिन्ह के बारे में बताना, इसी के लिए उसको दिया गया था। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है, इस पॉइंट के बारे में देखते हैं। ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसके बारे में समझते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं मोहर में जो है लिपि जो लिखा गया है वो अभी तक समझ में नहीं आया है, बहुत कुछ समझ में नहीं आया है, बहुत कुछ आ गया है। अब यहाँ पर एक चीज लिखा हो गया है कि अधिकांश अभिलेख जो है वो संक्षिप्त है, यानी कि बहुत छोटा है, और सबसे लंबे अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह है। मतलब अभिलेख मतलब क्या हो गया, एक बोल सकते हैं उस जमाने में लेटर बोल सकते हैं, इस जमाने में समझने के लिए, तो कोई लेटर लिखा गया है, कोई चीज लिखा गया है जहां पर एक अभिलेख है जो कि बहुत शॉर्ट में है और उसमें लगभग 26 चिन्ह दिया, यानी कि 26 सिंबल दिया हुआ। मतलब कितना, 26। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से वर्णमालीय नहीं थी, इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है। तो चिन्ह जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि वहां पर जो अनपढ़ लोगों की ज्यादा मतलब की संख्या थी, इसलिए शायद चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा। या फिर आपका जो ये 26 चिन्ह है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिली है, तो शायद हो सके आगे भी ना मिले, या फिर हो सके मिले, ठीक है। अब देखिए, लगभग 375 से लेकर के 400 के बीच है, यानी कि 375 से 400 के बीच आपका क्या है, अभिलेखों में टोटल शब्द की संख्या है, और इसमें 26 जो है वो सिर्फ चिन्ह है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, चिन्हों की संख्या जो है कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 और टोटल 26 चिन्ह जो, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट को ये बताया जा रहा है। मैं थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, सबसे छोटा यानी कि सबसे छोटा जो अभिलेख में उसमें कम यानी कि सबसे ज्यादा 26 लेख है, लेकिन अगर सबसे बड़ा जो है चिन्ह है उसमें टोटल 375 से लेकर के 400 के बीच चिन्हों की यानी कि सिंबल की संख्या है, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कोई क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये लिपि यानी कि जो लिखा जाता था उस समय वो दाएं से बाएं लिखा जाता था। किससे, दाएं से बाएं, ये चीज को ध्यान में रखेंगे, दाएं से बाएं लिखी जाती थी उस समय लिपि को। अब देखिए बाट यानी कि वेट, हम लोग मोहर के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं बाट के बारे में। देखिए, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। यह बात सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। यह आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार तथा निचले मानदंड द्विधारी 1, 2, 4, 8, 16, 32 इत्यादि 12,800 थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव भारत का अनुसरण करते थे। मतलब उस समय जो वजन था, अभी जैसे हम लोग किलो का यूज करते हैं, बहुत कोई तो डिजिटल वगैरह का यूज करता है, उस समय ये सारी चीजें नहीं थी। उस समय क्या था कि विनिमय बाटों के लिए, यानी कि विनिमय मतलब आदान प्रदान के लिए, कोई चीज उससे लिया तो हम उसको कोई चीज देंगे, तो इसके लिए जो है कोई परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। मतलब एक फिक्स पॉइंट था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, घनाकार तथा निचले मानदंड द्विकारी थी, जिसमें से आपका 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरीके का वहां पर जो है, जैसे कि हम लोग 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी इस तरह करते हैं ना, उसी तरीके से 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह का जो है मापदंड बना हुआ था, ठीक है। और सबसे ऊपरी मानदंड जो है वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे, ठीक है। सबसे निचला हो गया आपका 12,800 मानदंड द्विधारी, और सबसे ऊपरी जो देखिए द्विधारी है वो आपका था कितना, दशमलव में था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, छोटे बाटों का जो प्रयोग है वो आभूषणों मानकों को मापने में किया जाता था। आभूषण मतलब क्या होता है, ज्वेलरी जो आप लोग जेवरात वगैरह बनाते हैं। तो छोटे बाटों का जो प्रयोग है, यानी कि जो दशमलव, जैसे कि मैंने आपको बताया, दशमलव प्रणाली यानी कि छोटे बाट का जो प्रयोग है वो किसमें किया जाता था भाई, वो किया जाता था आपका छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण मन को यानी कि हार माला बनाने के लिए, मापने के लिए किया जाता था, जो कि हम लोग अभी भी बहुत कोई करता है। 50 पैसा, 50 ग्राम, मतलब कि 0.2 कैसे कैसे होता है वो सब कुछ करता है, तो उस समय भी ये सब चीज था। तो बाट के बारे में समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं एंशिएंट पावर यानी कि प्राचीन सत्ता क्या है, देखते हैं। पूरा एनसीईआरटी टॉपिक को कवर कर रहा है, पूरा एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी का। अगर जो बच्चे एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए मिल रहा है कि नहीं आप लोगों तक, ठीक है। देखिए, हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें लागू करने के संकेत मिलते हैं। मतलब हड़प्पाई समाज में जटिल फैसला लिया जाता था और उन्हें लागू करने का भी संकेत मिलता है।
अलग अलग कारणों से बस्तियां जरूरत के अनुसार स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त ईटा बनाने और विशाल दीवार तथा चबूतरे का निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जाता है कि वहां पर ऐसा माना जाता है कि वहां पर बहुत जटिल फैसला लिया जाता था, कड़क फैसला लिया जाता था और इसको लागू भी किया जाता था। इसका संकेत भी मिलता है। और अलग अलग कारणों से कोई छोटा छोटा रीजन हो सकता है, जाति के रीजन हो सकता है, धर्म का रीजन, इस तरीके के रीजन की वजह से, कारण की वजह से वो लोग अलग हो जाते थे और बस्तियां, जो भी बस्ती का जरूरत पड़ती थी वो बनाते थे, स्थापित करते थे। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा ईटा बनाने और विशाल दीवार तथा चबूतरे का भी निर्माण जो है वो श्रम संगठित किया था। ठीक है, यानी कि मजदूर वर्ग के लोग किया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संभालता था, यानी कि ये चीज जो होता था तो इन क्रियाकलापों को आखिर कौन संभालता था, इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले है आपका प्रसाद तथा शासक। क्या है इस चीज को देखिए। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पूरा तात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं, यानी कि वहां पर सत्ता होता था या फिर सत्ताधारी लोग होते थे, इसके बारे में हम लोगों को पूर्ण विवरण, पूरा जानकारी जो है कोई नहीं देता है। लेकिन पुरातत्वविदों ने, ठीक है, पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी। यानी कि मोहनजोदड़ो में कोई विशाल भवन मिला जिसको एक प्रसाद की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? प्रसाद। जैसे कि अभी भवन होता है, जैसे कि हम लोग ना कार्यपालिका, न्यायपालिका हो गया, सदन हो गया, जहां पर सब एमपी वगैरह बैठते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से उस समय जो है उसको क्या दिया गया? प्रसाद की संज्ञा दिया गया। एक बहुत बड़ा भवन था मोहनजोदड़ो में, उसको क्या कहा गया? प्रसाद की जो है संज्ञा दिया गया। अब एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई और एक पत्थर का कोई मूर्ति था जिसको क्या संज्ञा दिया गया? पुरोहित राजा। ठीक है, और यह नाम जो है आज भी प्रचलित है। अब देखिए, जो लोग हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी, और जो लोग हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानों का निष्पादन करता था उन्हीं के पास जो है राजनीतिक सत्ता होती थी। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना है कि भाई एक विशाल भवन था मोहनजोदड़ो में जिसको क्या? प्रसाद की संज्ञा दी गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पत्थर की मूर्ति थी जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई और यह आज भी प्रचलित है। और एक वो लोग जो कि हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास जो है राजनीतिक सत्ता होती थी। ठीक है, अब कुछ पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई इतिहासकार जो इसको खोज किया उसका कहना है कि भाई हड़प्पाई समाज जो है में शासक जो है वो नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कराया था कि ये जो कुछ पुरातात्विक का कहना है कि भाई हड़प्पाई समाज में जो है शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी कि सामाजिक स्थिति जो है वो सभी की समान थी। कुछ पुरातात्विक के अनुसार मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अलग अलग राजा होते थे, और कोई आदमी का कहना है, कोई इतिहासकार का कहना है कि वहां पर कोई शासक नहीं होता था और कोई सामाजिक स्थिति यानी समान थी, वो बोलते हैं। लेकिन कुछ है जो कि बोलता है कि भाई मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये सभी का अलग अलग राजा उस समय होता था। ठीक है, अब देखिए सभ्यता का अंत, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीईआरटी के ऑर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। पहले सभ्यता का अंत के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि सभ्यता का आखिर शुरुआत कैसे हुआ। ठीक है, तो ये सभी चीज बहुत आपको मजा आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले पढ़ते भाई ये सभ्यता का अंत जो है वो क्या है? एंड ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। ठीक है, यानी कि सभ्यता का अंत, एंड ऑफ सिविलाइजेशन जो है, ऐसे साक्ष्य मिला है जिनके अनुसार लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि हड़प्पा के क्षेत्र जो है वो 1900 ईस्वी पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। जैसे कि आपको पता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक चला था, और क्या बोला था कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो है वो 1900 ईसा पूर्व तक खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ऐसा लगता है कि जो हड़प्पा के क्षेत्र है वो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में था, यानी कि बाद भी वो संभाला था, ठीक था 1900 के बाद भी। यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है, ऐसा लगता है, ये नहीं कि कंफर्म। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि भाई 1800 ईस्वी तक जो है चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। यहीं पे ईंटों का चुराई वगैरह हो गया था, चुरा लिया गया था, जिसके कारण हड़प्पा जो है एक प्रकार बिल्कुल खत्म हो गया और मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत आगे बढ़ गया। ठीक है, और इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है नई बस्तियों में आबादी जो है वो बढ़ने लगी थी। ठीक है, कुल मिलाकर पुरा वस्तुएं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। कुल मिलाकर ये जो पुरा वस्तुएं हैं, यानी कि पुरानी वस्तुएं हैं, बस्तियां हैं, ये सभी चीज जो है संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। मतलब ग्रामीण मतलब समझ रहे हैं ना, शहरी। ये हड़प्पा सभ्यता जो है वो शहरी थी, लेकिन ये सब चीज जो है वो क्या संकेत करता है कि ये ग्रामीण जीवन शैली, ग्रामीण जीवन भी वहां पर थी, ये संकेत जो है वहां पर करती है। ठीक है, अब देखिए भीविया एक पॉइंट,
इन्हीं संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा सकता है कि इन संस्कृतियों को क्या बोलते हैं, यानी कि ये जो हमने अभी आपको बताया कुछ इस प्रकार, ठीक है, कि संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की संकेत मिलती है, 1900 के बाद भी थी। तो इन संस्कृति को क्या बोलते हैं, उत्तर हड़प्पा बोलते हैं या फिर अनुवर्ती संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए, काफी मजा आने वाला है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी कि डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में कई शताब्दी के बाद रहना शुरू किया तब वो यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई किस समय या फिर खजाने की खुदाई के समय सतह पर आने वाली अपरिचित वस्तुओं का अर्थ क्या है। यहां से लोग अब इसके बारे में जानने की दिशा में आगे बढ़ा और हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, ठीक है। तो जब वहां लोग बसने लगे, हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया, सब कुछ हो गया। तो जब 1900 ईस्वी में, यानी कि 1921 में ही तो खोज हुआ था ना, दयाराम साहनी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में, ठीक है। तो जब ये खोज हुआ तो उससे पहले ये खोज डायरेक्ट नहीं हुआ था, इससे पहले ही मतलब कि क्या हुआ था कि लोग जो है वहां पर बसने लगे थे। धीरे धीरे जब बसने लगे तो इसके बारे में तो पूर्ण रूप से भूल गया था। और जब वहां पर बसने लगे तो उन लोगों को ना कभी बाढ़ आ जाता था, कभी मिट्टी कटा हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी जुताई जोतते थे खेत को, तो खुदाई करने के कारण कुछ अपरिचित वस्तुओं का मतलब कि अर्थ मिला, यानी कि कभी कोई चीज मिल गया, कभी कोई चीज मिल गया जमीन खोदने से। और ये चीज जो मिलने लगा तो इन लोगों को मतलब एक प्रकार का अचंभा लग गया, मतलब कि बोल सकते हैं उसको आश्चर्य हो गया कि यहाँ पर क्या थी। तो इसी से जो है हम लोगों को इसके बारे में जानने की दिशा मिली, जानने की हम लोगों को इंस्पायर हुए कि भाई यहाँ पर कुछ शायद है, खोजो, खुदाई करो, खोजना शुरू कर दो, मतलब सर्च करना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखिए कनिंघम का भरण, ये भरम वर्ड जो है ये गलत है, ठीक है। ये भरम जो है ऐसे लिखा हुआ होता है, शायद हाँ ऐसे ही होता है। तो कनिंघम का भरम क्या है इसको भी समझते हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने, एक बार देख लेते हैं वीडियो कितनी बड़ी हो चुकी है, अच्छा बहुत अभी छोटी है। देखिए कनिंघम का भ्रम क्या है। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषकों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत साहित्य तथा अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते थे, ठीक है। कनिंघम का मतलब क्या हुआ कि भाई जब डायरेक्टर जनरल कनिंघम जो था वो 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, यानी कि खोज वगैरह शुरू किया और अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोत यानी कि साहित्य और अभिलेख का जो है प्रयोग वो अधिक पसंद करता था, एक कनिंघम, ठीक है। अब देखिए आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम ने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीपों में एक चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। यानी कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंघम जो है वह 4वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री, क्या क्या है, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा छोड़े गए जो वृत्तांत था, जो कथा था उसी का प्रयोग किया था। मतलब समझ रहे हैं आप कि 4वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी तक जितने भी लोग आए थे, जैसे कि चीनी हो गया, बौद्ध हो गया, तीर्थ हो गया, और इन लोगों के द्वारा जो वृत्तांत छोड़ा गया था उन्हीं का प्रयोग करके कनिंघम ने जो है सर्च किया, ठीक है। और एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी, एक अंग्रेज था जो कि कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दिया। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया पर असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे, ठीक है। और वो मुहर तो दिया लेकिन ये उस मुहर से कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। अब देखिए कनिंघम हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए और ये जो कनिंघम थे वो हड़प्पा के महत्व को नहीं पहचान पाया, नहीं समझ पाया, ठीक है। अब देखिए एक नवीन प्राचीन सभ्यता, इसको भी समझते हैं। एक नवीन प्राचीन सभ्यता क्या होती है इसको समझते हैं, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखिए 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली जो निश्चित रूप से एक अधिक प्राचीन स्थलों से संबंधित थी। तो 20वीं शताब्दी में जैसे कि हम लोग जानते हैं 1921 में, ठीक है, 1921 ईस्वी में जो है शुरुआती दशक में, दशक मतलब क्या होता है 1920 बोल सकते हैं, 1930 ये हो गया दशक, यानी कि 10 साल के अंदर को दशक बोलते हैं और शताब्दी बोलते हैं 100 साल के अंदर को, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्व यानी कि खोजकार थे, वो जो है हड़प्पा में मोहरे खोज निकाला और ये जो मोहर था वो बहुत प्राचीन स्थलों से संबंधित था, ऐसा उसको जानकारी मिला, निश्चित रूप से उसने कहा। फिर रखलदास बनर्जी जो कि हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरों मोहनजोदड़ो से खोज निकाला। और ये जो रखलदास बनर्जी था जो हड़प्पा में मिला था, पहले किसको मिला था, पहले दयाराम साहनी को मिला था, तो सेम टू सेम उसने भी, रखलदास बनर्जी ने भी इस मोहर को जो है खोज निकाला जो कि सेम टू सेम उसको कहां पर मिला, मोहनजोदड़ो पर मिला। और ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग के हैं और दोनों मोहर सेम था, जिससे कि उन लोगों को लगा कि नहीं ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है वो एक ही सभ्यता के होंगे, एक ही पुरास्थल के होंगे। इन्हीं के समक्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में एक नवीन की खोज की घोषणा की। और ये जो
रखलदास बनर्जी थे। इसको मोहर यानी कि मोहनजोदड़ो का जो मोहर था वो कब मिला था? 1922 ईस्वी को। ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो खोज हुआ था यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है वो 1921 ईस्वी को हुआ था और दयाराम साहनी ने किया था। वहीं पे 1922 ईस्वी को जो खोज हुआ था वो हुआ था मोहनजोदड़ो शहर का, ठीक है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इन्हीं के समक्ष 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन नींव की खोज की घोषणा की और वो जो है इन चीजों में लग गया, एकदम खोज करने में लग गया, ठीक है। तो दोस्तों आज ये था आपका पार्ट 2। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये था आपका पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम लोगों ने यहां तक कवर कर चुका है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कल जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 में जो पढ़ेंगे यानी कि तीसरा वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नई तकनीकें तथा प्रश्न। और हो सकता है अगर वो टॉपिक छोटा हो तो उसी में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास 12 जो कि आपको एनसीईआरटी पैटर्न पे चलता है, जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी पैटर्न चलता है वो इस वीडियो को 100% देखेंगे। सभी वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। वैसे मुझे जहां तक मालूम है सभी बोर्ड में लगभग एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जाता है। आप लोग एनसीईआरटी बुक को भी देख के मिला सकते हैं एक एक पॉइंट को, ठीक है। और हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 1 ईटीएम मनके तथा अस्थियां, इसी का ये पार्ट 2 था। पार्ट 1 प्लीज नहीं देखें, प्लीज मैं सजेस्ट करूंगा उसको जाके देखें, आपको काफी मजा आने वाला है पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में तो आपको मजा आया ही, ठीक है। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए, वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से तैयारी कीजिए, क्वेश्चन आंसर अच्छे से सॉल्व कीजिए और ऑब्जेक्टिव वगैरह जो कराते हैं वो भी कीजिए। जो जो कराता हो वो कीजिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। आपका टारगेट 450 प्लस का होना चाहिए, तभी आप 400 प्लस लेके आ पाएंगे। टारगेट ज्यादा होगा तभी आप उतना नहीं लेकिन उससे कम 100% लेंगे। ये नहीं कि फर्स्ट डिवीजन कर लेते हैं किसी तरीके से, सेकंड डिवीजन कर लेते हैं किसी तरीके से, ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।